सो फाइनली यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। अभी तक तो यूके गवर्नमेंट सब कुछ चेंज करने पे ही लगी हुई है, कभी ये वीजा बंद कर दो, कभी ये चेंजेस कर दो, कभी बॉर्डर्स क्लोज कर दो। उन लोगों के लिए है जो कि केयर वर्कर्स हैं या फिर जो यूके में बहुत टाइम पहले आए थे लेकिन किसी वजह से उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया था, उन्हें काम नहीं मिला, उनके एम्प्लॉयर ने जो है उन्हें काम नहीं दिया या फिर उनकी कंपनीज बंद हो गई हैं और अब वो किसी और जगह स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं ताकि वो यूके में स्टे कर सके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक अच्छी खबर के साथ। अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बार ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। रिसेंटली 12 मार्च को यूके गवर्नमेंट ने हर तरह के वीजा में कुछ चेंजेस जो है वो पोस्ट किए हैं, यानी कि अप्रैल से ये सारे चेंजेस जो है वो लागू हो जाएंगे। और ये चेंजेस हर एक वीजा में किए हैं। ये कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा माइनर चेंजेस है। और अगर हम इसे कहें कि एक्सप्लेनेशन है तो बहुत सारे वीजास में आपको कुछ चीजें ऐसे देखने को मिली, सही एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। तो फाइनली यूके गवर्नमेंट ने सब चीजों को जो है वो एक्सप्लेनेटरी तौर पे दिया है। ये चेंजेस हर तरह के वीजा में किए गए हैं, जैसे स्किल्ड वर्कर वीजा, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, ग्लोबल टैलेंट वीजा या फिर केयर वर्कर। और सबसे अच्छी और बड़ी खबर जो है वो केयर वर्कर्स के लिए है, या उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम पहले यूके में आए थे लेकिन किसी वजह से उन्हें काम नहीं मिला या उनके एम्प्लॉयर का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो कुछ टाइम पीरियड दिया गया कि अगर वो उस टाइम पीरियड के बीच में स्पॉन्सरशिप ढूंढ लेते हैं तो वो रह सकते हैं, अदरवाइज दे हैव टू लीव यूके। अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और आप डिटेल में इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस ओवरऑल जो है वो किए हैं। तो सबसे पहला चेंज जो किया गया है वो है अपेंडिक्स शॉर्ट टर्म स्टडी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। तो इन्होंने सिंपली बोला कि जेन्युइन इंटेंशन टू स्टडी रूल हैज बीन एडेड टू शॉर्ट टर्म स्टूडेंट टू इमिग्रेशन रूल। दिस विल enable case workers to refuse application where they are not satisfied with the application on this route, has a genuine intention to study the course listed on the application and to leave the UK at the end of the course। अब अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो और अगर केस वर्कर को लगता है कि आपने जो रीजन दिया है या आपने जो कोर्स चूज किया है और आपकी इंटेंशन जो है वो सही नहीं है, या शॉर्ट इस कोर्स को पढ़ने के लिए आ रहे हो और उसके बाद जो है वो आप यूके को छोड़ दोगे, तो वो आपके वीजा को रिफ्यूज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ऐसा लगता है कि आपका जो रीजन है वो जेन्युइन नहीं है, आप जो है वो स्टडी करने के लिए नहीं आ रहे हो, सिर्फ इसको यूज कर रहे हो, तो वो आपके वीजा को रिजेक्ट कर देते हैं पहले भी। बट एक ये सिंपलेस्ट और एक्सप्लेनेशन दी है कि जस्ट बिकम अ रूल, दैट्स इट। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो स्किल्ड वर्कर राउट में हुआ है और स्पेशली केयर वर्कर्स के लिए हुआ है। तो क्या चेंज किया है? बीइंग मेड टू द प्रोविजन फॉर केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स। दीज चेंजेस आर मेड इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग पूल ऑफ वर्कर्स इन दिस राउट हु नो लॉन्गर हैव स्पॉन्सरशिप बिकॉज देयर स्पॉन्सरशिप हैव बीन अनेबल टू ऑफर सफिशिएंट वर्क और हैव लॉस्ट देयर स्पॉन्सर लाइसेंस। आप सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से जो केयर वर्कर वीजा है, जो केयर होम वीजा है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस था। बहुत सारे लोगों ने काफी पैसे देकर के 20 लाख 30 लाख देकर के ये वीजा लिया था और वो यूके आए थे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनके जो एम्प्लॉयर है उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, क्योंकि वो कुछ फ्रॉड कंपनीज थी, किसी ने ऐसे ही खोल करके सिर्फ वीजा देने के लिए उनको जो है वो बुला लिया, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें काम देने से ही मना कर दिया था। तो वो ऐसे लोग जो यूके में रह रहे हैं जिनके एम्प्लॉयर ने उन्हें काम देने से मना कर दिया, जो काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या फिर वो लोग जिनके एम्प्लॉयर्स का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो यूके गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि जो भी केयर एजेंसीज बाहर से लोगों को, केयर वर्कर को बुला रही हैं, तो उन्हें अब बाहर से लेने की बजाय सबसे पहले उन लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कि यहाँ आए थे लेकिन किसी वजह से भी उन्हें काम नहीं मिला है, उनके स्पॉन्सर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। और इसके लिए कंपनीज को प्रूफ भी देना पड़ेगा, उन्हें अपने कोर्स में शो करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर लोगों को ट्राई किया है पहले, और अगर यहाँ पर उन्हें वो लोग नहीं मिलते हैं तब ही वो जो है वो बाहर से, ओवरसीज से नए केयर वर्कर्स को बुला सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें यहाँ के लोग जो ऑलरेडी यूके में हैं, जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई है, जो किसी भी वजह से फंस गए हैं बेचारे, जिन्हें काम नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले आपको जो है वो उन्हें मौका देना पड़ेगा और उन्हें हायर करना पड़ेगा। बहुत अच्छा डिसीजन यूके गवर्नमेंट की तरफ से आया है, क्योंकि आपके नोन में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इतने सारे पैसे देकर के केयर होम का वीजा लिया था लेकिन यहाँ किसी वजह से जो है वो उन्हें काम नहीं मिला या उनकी कंपनीज ने उन्हें निकाल दिया, तो उस वजह से वो बेचारे फंस गए थे, ना वो वापस जा सकते थे ना वो यहाँ रह सकते थे। तो अब ये उनके लिए अच्छा मौका है, जल्द से जल्द आप जितना हो सके उतनी ज्यादा अपनी केयर वर्कर्स की एजेंसीज में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अब इन्हें आपको हायर करना ही पड़ेगा और ये जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो आपको अब जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नई जॉब, आपको नई स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल जाएगी। साथ एक और चेंज जो है वो केयर वर्कर की सैलरी में भी किया गया है। चेंजेस आर ऑल्सो बीइंग मेड टू अपडेट द मिनिमम सैलरी फ्लो फ्रॉम 23,200 per year to 25,000
per year. It is standard practice to update this and other salary requirement across work visa route each year. So basically केयर वर्कर की सैलरी को भी अपडेट किया गया है। जो अभी करंटली सैलरी है वो 1190 है, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अप्रैल से हमेशा सैलरी जो है वो बढ़ती है, तो जो मिनिमम वेजेस है वो 1221 होने वाली है। इसके साथ साथ इनकी सैलरी को भी जो बढ़ा करके 25,000 कर 25,000 कर दिया गया है, यानी कि इनकी जो पर आवर सैलरी होगी वो 1282 होगी। यानी कि अब आपको जो है वो सैलरी स्पॉन्सरशिप के लिए 25,000 सैलरी जो है वो दिखानी पड़ेगी। तो ये जो है वो सबसे बड़ा चेंज स्किल वर्कर वीजा में हुआ है, स्पेशली केयर वर्कर्स के लिए। इसके साथ साथ जो है वो एक और चेंज स्किल वर्कर वीजा में हुआ है, तो मैं उन चेंजेस को डायरेक्ट बताने वाली हूँ, क्योंकि वरना ऐसे जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो एक और चेंज किया गया है स्किल वर्कर में कि स्किल वर्कर वीजा जब भी आप लेते हो तो एम्प्लॉयर जो है वो आपको बहुत सारी चीजों के लिए बोलता है कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, आपको COS के लिए पे करना पड़ेगा, आपको इस चार्ज को पे करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉय से इतना चार्ज नहीं ले सकते, आपको COS के लिए खुद पे करना पड़ेगा, ना कि एम्प्लॉय उसके लिए पे करेगा। साथ एक माइनर सा चेंज ग्लोबल टैलेंट वीजा के साथ भी किया गया है। जैसे आपको पता है कि ग्लोबल टैलेंट वीजा उन लोगों के लिए होता है जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग हैं, चाहे आप साइंस में हैं, आर्ट्स में हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो एंडोर्समेंट चाहिए होती है। यानी कि यूके में बहुत सारी ऐसे एंडोर्समेंट बॉडीज हैं जो चेक करती हैं कि आप सच में इतने टैलेंटेड हैं या नहीं। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दी है कि अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस कोई प्राइज जीता है तो आपको एंडोर्समेंट बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए। आप डायरेक्ट जो है वो ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चेंज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बीइंग मेड टू डेफिनेशंस एंड सेटलमेंट रिक्वायरमेट रिलेटिंग टू स्किल्ड वर्कर वीजा, T2 Ministry of Religion, representative of an overseas business, global talent, innovator founder, international sport person. So these clarify that the qualifying period for settlement at least the lead applicant in these routes must consist of time spent in the UK as a lead applicant, not as a dependent. यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप यूके इन किसी भी वीजा पर यूके में आते हो या फिर PR या फिर सेटलमेंट के लिए तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप इनमें से किसी भी वीजा पर अगर आप एज अ लीड एप्लीकेंट आए हैं और आपने जो सारा टाइम है वो एज अ लीड एप्लीकेंट ही स्पेंड किया है। अगर आसान शब्दों में कहूं, जो लीड एप्लीकेंट है उसे ही एज अ लीड एप्लीकेंट 5 साल पूरे करने पड़ेंगे और जो डिपेंडेंट है उसे ही एज अ डिपेंडेंट 5 साल पूरे करने पड़ेंगे, तभी आप सेटलमेंट की तरफ जो है वो जा पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल लीड एप्लीकेंट रहे और 2 साल डिपेंडेंट रहे और फिर आप उसको 5 साल जोड़ करके ILR के लिए अप्लाई कर दो। ये पहले से ही इम्प्लीमेंट है, तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बस इसको क्लैरिफाई किया है कि अब लीड एप्लीकेंट अगर 5 साल पूरे करता है तब ही ILR के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले वो लीड एप्लीकेंट था फिर वो डिपेंडेंट हो गया तो वो टाइम आपका काउंट नहीं। साथ साथ CS को लेकर भी एक चेंज गवर्नमेंट ने किया है कि अब जो CS है वो आपका 90 डेज तक वैलिड है। स्किल वर्कर वीजा या कोई वीजा अप्लाई करते हो तो आपको CS इशू होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। होता था कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो यूके आना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो आपको 90 डेज का टाइम दिया गया है। क्लैरिफिकेशन यह है कि वैसे तो 3 महीने भी 90 डेज होते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सा महीना शायद आप काउंट में ले रहे हो। तो अगर फरवरी बीच में आ जाता है तो वो डेज आपके कम हो जाते हैं, या फिर किसी जो महीने में वो 31 डेज होते हैं। अब वो जो है वो 3 महीने का पीरियड नहीं है, 90 डेज मीन्स 90 डेज। वो हो सकता है 3 महीने से 1-2 दिन ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। आपका जो कोर्स है वो अब 3 महीने के लिए नहीं बल्कि 90 डेज के लिए वैलिड होगा। तो इस तरह के बहुत ही माइनर से चेंजेस जो है वो यूके गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में दिए। कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्लेनेशन दी है, ये चीजें पहले से ही थी बट थोड़ा सा उन्हें और मॉडिफाई किया है। सबसे बड़ा चेंज है वो केयर वर्कर्स के लिए ही है और उनके लिए एक अच्छी खबर है कि सैलरी भी बढ़ गई है। और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे दूसरी स्पॉन्सरशिप जॉब को फाइंड करने के लिए, अब उनके लिए थोड़ा सा रास्ता आसान हो गया है, क्योंकि अब जो केयर वर्कर्स एजेंसीज हैं उन्हें सबसे पहले आपको मौका देना पड़ेगा, ना कि बाहर से और लोगों को बुलाने की बजाय। वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो।